हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकेंड यूनिट जो है वो श्रोडिंगर तरंग यांत्रिकी, यानी इसमें श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग तरंग को माना जाएगा तरंग समूह। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, यूनिट फर्स्ट में हमने पूरा पढ़ा था क्वांटम का विकास कैसे हुआ, क्वांटम सिद्धांत की थ्योरी डेवलपमेंट कैसे हुई। तो उसके लिए हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, एक तो डी ब्रोगली परिकल्पना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ये जो है इफेक्ट वो ये प्रूव करते हैं कि कोई भी कण को केवल कण नहीं माना जा सकता, इसी प्रकार इसी तरंग को केवल तरंग भी मान सकते हैं, यानी कि दोनों के क्या होते हैं, डबल नेचर। ये हमने पहले भी डी ब्रोगली परिकल्पना से इस चीज़ को परिकल्पना में समझाया है, एक्सप्लेन किया है कि जो कण है वो कण की तरह व्यवहार करने के साथ साथ तरंग की तरह भी बिहेव करता है, यानी कि डबल नेचर रखता है। इसी तरह तरंगें जो होती हैं वो कण की तरह भी बिहेव करती है, यानी कि हमें यहाँ पे तरंग समूह का निर्धारण करना पड़ेगा। तरंग समूह ग्रुप डेडिकेटेड या कह सकते हैं इसको तरंग समूह को। तरंग समूह क्या है? जैसे अपन किसी फोटोन की बात करते हैं, फोटोन होता है तो क्या होता है, एनर्जी पैकेट होता है h ऊर्जा का। तो फोटोन जो है वो दोनों तरह की नेचर दिखाता है। तो फोटोन एज ए कण तो है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट में हमने इसको कण मानकर ही दोनों इफेक्ट का एनालिसिस किया है। इसी तरह से फोटोन चूंकि ऊर्जा का होता है और ऊर्जा क्या होती है, तरंग, क्योंकि इसमें प्रकाश का जैसे प्रकाश की फोटोन होते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, पृथक्करण आदि घटनाएं होना उसकी तरंग प्रकृति को दिखाता है। लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट ये इसकी कण प्रकृति को दिखाते हैं। तो यानी कि ये फोटोन जिसको हम कह रहे हैं दोनों प्रकृति दिखाता है, कण प्रकृति भी और तरंग प्रकृति भी, यानी कि ड्यूअल नेचर इसकी होती है, द्वैत प्रकृति। ड्यूअल नेचर है, डबल प्रकृति रखता है। तो तरंग समूह की अवधारणा क्या है पहले ये समझिए। तो जैसे हम जानते हैं कि E बराबर तो है h न्यू, फोटोन की ऊर्जा E बराबर क्या होती है, h न्यू, और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समूह से E बराबर क्या है, mc²। दोनों को अगर बराबर में mc² बराबर हो गया h न्यू, mc बराबर h न्यू हो गया तो न्यू बराबर क्या हो गया, या mc को नीचे ले आओ, इनको c² को रखो, c² बराबर क्या हो गया, h न्यू अपॉन m को ले लिया है। v का और नीचे भाग दे दो, c² अपॉन v वेलोसिटी है बराबर h न्यू अपॉन mv। अब mv क्या हो गया, संवेग हो गया, यानी कि c² अपॉन v इक्वल टू हो गया h न्यू अपॉन p। p क्या है, संवेग, क्योंकि संवेग होता है द्रव्यमान में p लिख दिया। अब चूंकि कलावेग होता है तरंगों का कलावेग अपने पढ़ चुके हो, p होगा फेज वेलोसिटी, p4 फेज कलावेग, फेज वेलोसिटी क्या होती है, p बराबर न्यू लैम्डा। तरंगों के लिए होती है, तरंगों का रिलेशन होता है ये v बराबर न्यू लैम्डा होता है। तो v बराबर होता है न्यू लैम्डा। न्यू का मान समीकरण 1 से क्या लिखते हैं, इसको समीकरण 2 लिख देते हैं। समीकरण 1 से न्यू बराबर क्या आएगा, यहाँ से न्यू का मान लिखेंगे तो c² अपॉन v इंटू p अपॉन h। इधर आ गया, h नीचे आ गया, तो न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, c² अपॉन v इंटू p अपॉन h। ये मान समीकरण 2 में रखें। समीकरण 2 में
मान रखने पर, तो 2 में मान रख दिया तो कला वेग v बराबर हो गया न्यू की जगह तो c स्क्वायर अपॉन v इंटू p अपॉन h और इंटू लैम्डा। अब चूंकि अपन जानते हैं दे ब्रोगली परिकल्पना हमने पढ़ी है पिछले यूनिट में, दे ब्रोगली परिकल्पना से p बराबर क्या होता है h अपॉन लैम्डा, या p अपॉन h के लिए क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा। सभी चलिए आए यहाँ p अपॉन h के लिए 1 अपॉन लैम्डा लिख दिया हमने, तो bp बराबर हो गया c स्क्वायर अपॉन v p अपॉन h के लिए 1 अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास कला वेग का जो फॉर्मूला मिला bp बराबर c स्क्वायर अपॉन v, यहाँ v क्या है कण का वेग और c क्या है प्रकाश का वेग। तो चूंकि अपन ये जानते हैं कण का वेग v हमेशा प्रकाश के वेग c से क्या होगा कम होगा, कण का वेग हमेशा प्रकाश के वेग से कम ही होगा, और फिर bp जो आएगा क्या आएगा c स्क्वायर, ये मान कम है ये ज्यादा है, ज्यादा में कम का भाग देंगे तो मान ज्यादा ही आएगा, c स्क्वायर ज्यादा ही आएगा, bp ग्रेटर देन c स्क्वायर या bp ग्रेटर देन c, यानी प्रकाश के वेग से ज्यादा क्या हो गया कला वेग हो गया। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मान लो कि कण का वेग प्रकाश के वेग का आधा है, कण का वेग प्रकाश के वेग का आधा, मतलब बहुत तेज चल रहा है कण को बहुत मान रहे हैं, मेरी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि वेग क्या है c/2, कला वेग क्या आएगा c स्क्वायर अपॉन v की जगह हमने लिख लिया c/2, c से c कैंसिल हो गया तो bp बराबर आ गया 2c, मतलब तरंगों का कला वेग, कला वेग क्या होता है विक्षोभ का वेग, कला वेग किसे कहते हैं अपन समान कला के विक्षोभ जिस वेग से आगे बढ़ते हैं तरंग संचरण की विधि में, समान कला वाले तल या विक्षोभ जिस वेग से आगे बढ़ते हैं उसे हम कहते हैं क्या कला वेग। अब यहाँ जो हमने पूरा एनालिसिस किया है ये तरंग के आधार पर, ये सारी तरंग की थ्योरी है, उस थ्योरी के आधार पर ये प्रूफ हो रहा है कि तरंगों का कला वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ये 2 ना है तो ये संभव नहीं है, कभी भी कला वेग bp प्रकाश के वेग से अधिक नहीं हो सकता। किसी भी स्थिति में कोई सी भी तरंग का कला वेग प्रकाश के वेग c से अधिक हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि श्रोडिंगर ने माना कि किसी भी तरंग के साथ या किसी भी कण की गति के साथ, जब अपन कण को क्या मान के चल रहे हैं तरंग मान के चल रहे हैं, कण की डबल नेचर है, कण कण तो है ही, इसके अलावा वो तरंग की तरह भी बिहेव करता है, तो कण को अपन कण के साथ जो तरंग संबद्ध है वो केवल एक तरंग नहीं हो सकती बल्कि तरंगों का समूह होना चाहिए, क्योंकि एक तरंग का कला वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन तरंगों का अगर समूह हो कण की गति के साथ अनेक तरंगों का समूह अगर रिलेटेड हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसका वेग यानी तरंग समूह का वेग प्रकाश के वेग से ज्यादा हो सकता है। तो श्रोडिंगर ने ये माना कि एक कण की गति के साथ एक तरंग रिलेटेड ना होकर अनेक तरंगों का समूह रिलेटेड होता है, जिसका मैक्सिमम वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो सकता है, बराबर भी नहीं सकता लेकिन बराबर हो सकता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा वेग कितना हो सकता है उसका प्रकाश के वेग के बराबर हो सकता है। तो इस तरह समूह का अपन निर्धारण करेंगे, निरूपण करेंगे, इस तरह से अपन तरंग समूह बनाएंगे
तरंग समूह का योगफल। यस, तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम पढ़ेंगे। तो चूंकि अपन जानते हैं 11th क्लास में और इसके अलावा फर्स्ट ईयर में, 11th क्लास में भी पढ़ा है तरंग का चैप्टर और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। तो सेकेंड ईयर में भी वेव ऑप्टिक्स हमने पढ़ी है, तरंग प्रकाशिकी हाइड्रोपर ऑप्टिक्स का हमारा फर्स्ट ईयर में। तो सब कुछ जानते हो, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो, इसलिए अपन ये जानते हैं किसी तरंग के लिए जो समीकरण निर्धारित किया जाता है तो एक तरंग अवस्था फलन psi से निर्धारित होता है। और psi जो होता है x y t तो चर है स्थिति के x y z और t समय का चर। x y z t के रूप में अपन इसको तरंग अवस्था फलन लेते हैं, जो कि वास्तविक हो सकता है या काल्पनिक भी हो सकता है। जैसे एक तरंग के लिए अपन समीकरण क्या लेते हैं, फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ चुके हैं और मैकेनिक्स में भी और ऑप्टिक्स में भी। psi बराबर psi जो लिखा है kx माइनस ओमेगा t, या माइनस में भी ले सकते हैं इसको। ये psi बराबर psi जो लिखा माइनस आएगा kx माइनस ओमेगा t। साइन में cos के रूप में भी इसको अपन मान सकते हैं psi जीरो साइन kx माइनस ओमेगा t। माइनस वाले को cos के रूप में ले सकते हैं psi जीरो cos kx माइनस, कोई से भी रूप में अपन मान सकते हैं। फिलहाल अपन ये वाला मान लेते हैं, माना तरंग अवस्था फलन समीकरण निम्न है। ये वाला मान लेते हैं psi बराबर psi जीरो घात आएगा kx माइनस ओमेगा t। ओमेगा टी माइनस kx जीरो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण 1 का पहले तो समय के साथ अवकलन कर दो। समीकरण 1 का समय t के साथ अवकलन करने पर t के साथ अवकलन करेंगे डेल psi अपॉन डेल t बराबर psi जीरो कांस्टेंट है t की घात का अपनी घात है वो आएगा kx माइनस ओमेगा t। अब t के सापेक्ष का रेंज ये कांस्टेंट है और ओमेगा t का हो जाएगा आएगा साथ में गुणा माइनस आएगा ओमेगा, माइनस में है ये t के सापेक्ष ओमेगा हो गया, आएगा है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करो। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल psi अपॉन डेल x बराबर psi जीरो एल की घात आएगा kx माइनस ओमेगा t की घात का घात हो गया, kx का करेंगे आएगा k। इसका दोबारा x के साथ में गुणा करो उन्हें x के सापेक्ष अवकलन करने पर द्वारा हम डेल स्क्वायर psi अपॉन डेल x स्क्वायर बराबर psi का एज की घात का घात और एक आएगा के तो ऑलरेडी है, दोबारा भी आएगा क्या आएगा आएगा का स्क्वायर, आएगा का स्क्वायर बटा माइनस 1 psi जीरो माइनस का क्या होगा a स्क्वायर आएगा का स्क्वायर ये माइनस लिख दिया हमने और की घात आएगा x माइनस ओमेगा t। इसको लिखिए समीकरण
राइट साइड में चाहे 0 कट जाएगा दोनों से, और टी की घात आएगा एक्स माइनस ओमेगा टी भी कट गया, तो यहाँ से बचा माइनस आएगा ओमेगा, और इधर से बचेगा माइनस का ए स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। तो ये जो समीकरण आया वो क्या हो गया, डेल सी अपॉन डेल टी बराबर इधर ले जाओ करके आएगा ओमेगा अपॉन ए इनटू डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका आएगा एच से दोनों साइड में आएगा से गुणा करेंगे, तो दोनों साइड में क्या कर दिया, आयोडा एच से गुणा करना, क्या होगा आयोडा एच डेल टी बराबर, इधर आयोडा गुणा करेंगे, आयोडा 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 स्क्वायर हो गया माइनस ओमेगा एच अपॉन ए, ओमेगा अपॉन क्या है ही है, आयोडा गुणा किया आयोडा स्क्वायर माइनस हो गया एच और डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर लिखते हैं अभी 5। अब देखो आगे समीकरण 5 के आगे, क्योंकि ऊर्जा जो होती है फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है, एच डी होती है, इसको एच बार के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 2 पाई से ऊपर नीचे गुणा कर दो इसको, एच अपॉन 2 पाई इनटू 2 पाई न्यू, ये क्या हो गया एच बार हो गया, और 2 पाई न्यू क्या होता है ओमेगा होता है, ई को अपन एच बार बनाकर लिख सकते हैं। और इसी तरह से संवेग को भी अपन लिखें, चूंकि के बराबर होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, ये बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। अब इसको एच बार के रूप में लिखें तो एच से ऊपर नीचे गुणा करते हैं इसको, एच 2 पाई अपॉन एच और लैम्डा। ठीक है, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है समीकरण नियंत्रण, एच से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया इसका। अब एच अपॉन 2 पाई यानी ये वाला भी मान लेंगे एच बार, तो नीचे आ गया एच बार, और एच अपॉन लैम्डा क्या होता है, देवरोगली परिकल्पना है, देवरोगली परिकल्पना से क्या होता है, ई बराबर एच अपॉन लैम्डा, एच अपॉन लैम्डा में क्या आ जाएगा पी, तो के बराबर होगा पी अपॉन एच बार, तो के की जगह पर पी अपॉन एच बार लिखते हैं, एच बार होने लगे पी लिखते हैं। समीकरण 5 क्या हो गया हमारा, समीकरण 5 से आयोडा एच बार डेल सी अपॉन डेल टी इक्वल टू माइनस ओमेगा एच बार की जगह क्या लिखेंगे टी, ये लिख दिया अपॉन के का स्क्वायर है हमारे, के का स्क्वायर है, के की जगह इसका स्क्वायर लिखेंगे टी स्क्वायर अपॉन एच बार स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, और इनटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि एनर्जी और संवेग के संबंध से जानते हैं, ई बराबर क्या लिखते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m लिखते हैं, तो ई की जगह लिख लो पी स्क्वायर अपॉन 2m, क्या हो जाएगा आयोडा एच बार डेल सी अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच बार स्क्वायर एज इट इज, इनकी जगह लिख दो पी स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, और साथ में डेल स्क्वायर सही अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, कंप्लीट समीकरण हो गया आयोडा एच बार डेल सी अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच बार स्क्वायर अपॉन 2m
श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। ये है एक यूनिट के x के रूप में है, एक सब लेकर ताकि x की वजह से ये है एक यूनिट श्रोडिंगर तरंग समीकरण का रूप है। एक यूनिट श्रोडिंगर तरंग समीकरण का रूप भी हो गया r dash का del c upon del t equal to minus h bar square upon 2m del square sin upon del x square। अब त्रिविमीय में जाते हैं, त्रिविमीय कैसे लिखेंगे देखो। त्रिविमीय की साइड जो है यानी इसमें तो साइड x की था एक त्रिविमीय के लिए, एक चर x और एक समय का। अगर त्रिविमीय है तो त्रिविमीय में क्या हो जाएगा साइन x y z t, तीनों चर आएंगे, तीनों को अपन कंप्लीट एक साथ कर सकते हैं r t, साइन को साइन r t लिखते हैं। और ये भी त्रिविमीय आएगा, x के लिए क्या हो जाएगा r, अपन क्या लिखेंगे r dash bar del psi के क्वेश्चन में तो r थी, त्रिविमीय तरंग फलन है अपॉन del t इक्वल टू माइनस h bar स्क्वायर अपॉन 2m as it is। और यहाँ पे क्या लिखेंगे del स्क्वायर psi r t अपॉन del r स्क्वायर, या del स्क्वायर अपॉन del r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप तीनों के रूप में घोल के लिख सकते हैं। r dash bar del psi r t अपॉन del t इक्वल टू माइनस h bar स्क्वायर अपॉन 2m। और इसको क्या लिखते हैं del स्क्वायर अपॉन del x स्क्वायर प्लस del स्क्वायर अपॉन del y स्क्वायर प्लस del स्क्वायर अपॉन del z स्क्वायर। psi r t है ऑपरेट किया मैंने इस पे, इसको अपन क्या लिखते हैं डेल संकारक के रूप में लिखते हैं, स्क्वायर डेल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी अगेन क्या लिखेंगे इसको r dash bar del psi r t अपॉन del t इक्वल टू माइनस h bar स्क्वायर अपॉन 2m as it is और del स्क्वायर psi r t। ये हमारा हो गया त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण। और एक यूनिट के रूप में था तो एक यूनिट रूप में इस तरह लिख सकते हैं, ये है त्रिविमीय तरंग अवस्था फलन के लिए, त्रिविमीय तरंग अवस्था फलन के लिए श्रोडिंगर समीकरण है। त्रिविमीय तरंग अवस्था फलन के लिए श्रोडिंगर समीकरण हमारा ये हो गया, ठीक है। अब इसको अपन t के रूप में भी लिख सकते हैं, देखो कैसे संवेग के रूप में। इस समीकरण को हम क्या लिखते हैं देखो, इसको समीकरण नंबर लिखो 7, समीकरण नंबर 7 आयोडा h bar del psi r t अपॉन del t इक्वल टू, ये माइनस का है, इसको अपन माइनस को लिख सकते हैं r dash स्टार लिख सकते हैं नहीं। ये माइनस जो होता है माइनस के जो होता है वो क्या होता है r dash स्क्वायर, माइनस से इसमें नहीं, इसको अपन r dash स्क्वायर लिखते हैं r dash h bar और ये हमारा del स्क्वायर अपॉन 2m और psi r भी है। ये समीकरण नंबर आप माइनस को हमने r इंक्लूड कर दिया, माइनस r स्क्वायर हो गया, r स्क्वायर डिवाइडेड 2m अपॉन psi r। अब चूंकि अपन जो रिलेशन जानते हैं तरंग यांत्रिकी में, गतिज ऊर्जा और संवेग का क्या रिलेशन होता है, E बराबर क्या होता है p स्क्वायर अपॉन 2m होता है कि नहीं। अब इस पे
psi RT को ऑपरेट करो। नॉन इक्वल्स टू समीकरण 9 पर तरंग फलन psi RT को आरोपित करने पर समीकरण 9 में psi RT ऑपरेट कर दो, संपादित कर दो, तो क्या हो गया E और psi RT इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m psi RT। ये समीकरण नंबर 10। अब 9 और 10 की तुलना करके देखो क्या आएगा। समीकरण 9 और 10 की तुलना से 9 और 10 की अगर तुलना करते हैं तो यहाँ पे psi RT यहाँ पे E की जगह क्या है, आयोडा इलेक्ट्रॉन डाइलेक्ट्रॉन है, ऊर्जा का संकारक कहलाता है। ऊर्जा का संकारक कितना होगा, आयोडा इलेक्ट्रॉन डाइऑक्साइड बॉन्ड, ऊर्जा E का संकारक ऑपरेटर कहलाएगा। E ऑपरेटर लिख सकते हैं हम, बराबर क्या आ गया, आयोडा इलेक्ट्रॉन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड। देखो तुलना कर psi RT रखी, psi RT रखी, तो psi RT की ऑपरेट करना हो क्या है, आयोडा इलेक्ट्रॉन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड ना क्या है E की जगह ये 1। तो राइट साइड में देखो psi RT कर रही है 2m एलजेबी है, P की जगह क्या है, आयोडा इलेक्ट्रॉन डाइऑक्साइड स्क्वायर तो दोनों में ही है, इसलिए संवेग P का संकारक क्या होगा, संवेग P का संकारक क्या हो गया, ये ऑपरेटर लिख सकते हैं इसको, क्या हो गया इसलिए आयोडा रेडियन संवेग का संकारक हो गया। त्रिविमीय है, एक त्रिविमीय होंगे आयोडा लिख सकते हैं, इसे एक त्रिविमीय मतलब एक्स दिशा में है तो आयोडा लिख सकते हैं, वाई दिशा में बन जाएगा, त्रिविमीय है तो ये। इससे अपन ने एक ऊर्जा का संकारक निकालिए और एक संवेग का संकारक निकालिए आयोडा तरंग समीकरण से हमने ये प्राप्त कर लिया। अब ये तो हो गया केवल जब हमने गतिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा मानी है। इस पूरे में हमने ऊर्जा केवल किसके रूप में मानी है, गतिज ऊर्जा के रूप में। यहाँ जो ऊर्जा इसका संकारक गतिज ऊर्जा के रूप में। अगर मान लो कि कण कोई ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा है जैसे विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, जहाँ कोई स्थितिज ऊर्जा फलन है, तो फिर कंप्लीट समीकरण क्या हो जाएगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आयोडा इलेक्ट्रॉन डेल psi RT अपॉन डेल T इक्वल टू माइनस h बार स्क्वायर अपॉन 2m, ये तो है ही, डेल स्क्वायर psi RT और स्थितिज ऊर्जा का फलन हो गया B क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा है, यानी ये भी ऊर्जा होगी, इधर ऊर्जा ये पूरी है, इसे तुलना की ना मैंने ऊर्जा का संकारक है। अभी तक जो अपन ने समीकरण 7 लिखा था उसमें केवल ये गतिज ऊर्जा का संकारक है, अब स्थिति ऊर्जा भी शामिल कर दी, कंप्लीट समीकरण क्या हो गया, ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण ही है, लेकिन केवल गतिज ऊर्जा के तुलना करके गति को कंसीडर करना है केवल, तब तो समीकरण अपने से ही लिखना है त्रिविमीय। और अगर स्थिति ऊर्जा क्षेत्र में है, मान लो गति करने के साथ साथ किसी गुरुत्वीय बल क्षेत्र में गति कर रहा है, तो गुरुत्वीय बल के कारण उसमें गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा भी होगी, तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को इंक्लूड करेंगे तो प्लस 7 में आ जाएगी। या कोई और किसी प्रकार का बल क्षेत्र है उसमें अगर कण गति कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है साथ में क्या जाएगी, स्थिति ऊर्जा भी। कंप्लीट तरंग समीकरण अपन श्रोडिंगर का इस तरह से लिख सकते हैं।